आमतौर पे होता क्या है कि जब ये विंटर्स होते थे तो चले करार में जब बर्फबारी होती थी ये लॉन्ग लास्टिंग रहती थी, क्योंकि ये अपर रीच में अच्छा खासा रहता था, ग्लेशियर्स को, स्नो फील्ड्स को ये रिप्लेनिश करता था। तो ये ऐसे हालात हैं कि ये हो सकते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने, क्योंकि इस साल भी एल नीनो का इम्पैक्ट है और ये एल नीनो ईयर करार दिया गया है ऑलरेडी, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है इस बार यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है ENN न्यूज़ में और मैं जामिन पीरज़ादा। हर घर से लेकर सोशल मीडिया तक अभी एक बात का जिक्र हो रहा है, कश्मीर में चिले कलान में स्नोफॉल बर्फ़बारी क्यों नहीं हो रही है। और अगर हम बात करेंगे जो कि टेम्परेचर है, दर्जे हरारत है, उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसीलिए हमने इस मौजू पे एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर परवेज़ साहब, जो कि इस मौजू के हवाले से एक्सपर्ट है। जी सर, आपका खैर मकदम है। आपका भी खैर मकदम है। ENN न्यूज़ का यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आपका खैर मकदम है। जी सर, पहला सवाल आपसे रहेगा कि हर इस वक्त जो है कि तशवीशनाक सूरत हाल देखने को मिल रही, क्योंकि चिले कलान में अभी बर्फबारी का नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि MET का भी प्रेडिक्शन है 25 जनवरी तक कोई भी स्नोफॉल नहीं होगी। तो आपसे जानना चाहेंगे, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस मौजू के हवाले से? देखिए, ये जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं चिले कलान में, जनरली यहाँ पे होता था क्योंकि ये कोल्डेस्ट सबसे ज़्यादा सर्दी इन्हीं दिनों में होती थी, और जनरली प्रेसिपिटेशन जो बर्फबारी की सूरत में होती थी वो इसी पीरियड में होती थी, और वो हमारे लिए यहाँ के लिए बहुत ही मुफीद है कि अगर चिले कलान में बर्फबारी हो। लेकिन हमें इसको एक ब्रॉडर इस पर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ऐसा हुआ है। हम आप वर्ल्ड ओवर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और ये उसी की रैमिफिकेशन, ये उसके असरात हैं जिनको हम मुज़रात कहेंगे, वो उसी के ये मुज़र असरात हैं जिसकी वजह से हम इस तरह का ये फील कर रहे हैं कि यहाँ पे चिले कलान है, और चिले कलान में भी इस तरह का मौसम नहीं लग रहा है जिसमें ये आपको विंटर्स का सबसे सरतरीन जो ये होता था, पीरियड होता था, वो नहीं लग रहा है। उसके कुछ जो उसके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये है कि एक मैंने जैसे कि मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओवरऑल जो टेम्परेचर है पूरी ज़मीन का, सतह अर्थ का, वो राइज़ हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर जो राइज़ हो रहा है, और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको पता है, चाहे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें, जिसकी जो वजूहात हैं, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बाकी चीज़ें हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, तो ये सब उसके लिए उसके ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। और लेकिन हम क्या देखते हैं कि इनमें जो एरेटिक बिहेवियर है, यहाँ पे क्या बात है, एक इफ़ेक्ट है कि हम ये देख रहे हैं कि जो कश्मीर में जो विंटर्स में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है, जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे स्नोफॉल के लिए, बर्फबारी के लिए, तो लैक ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है इस बार यहाँ थे। और क्योंकि जो अरबियन सी से जो मॉइस्चर लेके आते थे जो विंड्स, और उसके बाद वो हमारी तरफ बढ़ते थे, उनके साथ मॉइस्चर होता था विद एज दे ट्रैवल्ड, तो वो क्या होता था, वो यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होती थी, और वो मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, हमारी प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो एक वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, और जो उनका क्या होता है, जो वो कश्मीर की तरफ, JNK की तरफ, कश्मीर की तरफ आ रही हैं, तो वो वीक हो रही हैं, फीबल हैं, वो कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से हमें जो बर्फबारी इस पीरियड में नहीं हो रही है। तो उसका जो एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उन वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का यहाँ होना, इस साल होना, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ये है जिसे एल नीनो कहते हैं। एल नीनो एक इफ़ेक्ट है जो हमारे यहाँ पे ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन में एक फिनोमेनन है जिसको एल नीनो कहते हैं। और ये एल नीनो इफेक्ट जो है, ये एक ग्लोबल फिनोमेनन है कि जब भी एल नीनो ईयर होता है, जिस साल भी एल नीनो का इम्पैक्ट होता है, उस साल एक इरेगुलर पैटर्न रहता है क्लाइमेट का, वेदर का, थ्रू आउट द ग्लोब। तो ये एल नीनो बेसिकली एक वर्ड है जिसका बेसिकली स्पेनिश वर्ड है जिसका नाम क्राइस्ट चाइल्ड है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पीरू और इक्वेडर के कोस्ट के अलॉन्ग जो फिशरमैन कम्युनिटी थी, उनको ये एक्सपीरियंस करते थे क्रिसमस के इर्द गिर्द इस पीरियड को, इस तरह के फिनोमिनन को, जहाँ पे जो सी सरफेस टेम्परेचर है ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक के नज़दीक, वो सी सरफेस टेम्परेचर राइज करता है, वार्मर होता है, इट्स वार्मर देन द नॉर्मल से वार्मर होता है।
और ये देखा गया है कि जब ये टेम्परेचर एवरेज जो लॉन्ग टर्म टेम्परेचर होता है उसके मुकाबले में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर राइज करे, मतलब एवरेज जो वहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है उस एरिया में ट्रॉपिकल पैसिफिक में, तो उससे जब 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा ये राइज करता है तो हम कहते हैं एल नीनो आ गया है, एल नीनो का इम्पैक्ट है। तो इस साल भी वो है, और इस एल नीनो का जो इम्पैक्ट होता है ये 9 महीने से 12 महीने तक रहता है, और इस साल भी एल नीनो का इम्पैक्ट है। और ये आमतौर पे एक साइकिल फॉलो करता था, एक पैटर्न जो 2 साल से 7 साल के बीच में रहता है, लेकिन इरेगुलर पैटर्न है क्योंकि हर अल्टरनेट ईयर हो सकता है, 3 साल बाद हो सकता है, 5 साल बाद हो सकता है। तो ये जो मैंने कहा पहले ये 2 से 7 साल के, लेकिन अब इरेगुलर पैटर्न है। तो इस साल भी एल नीनो का हाँ एक नॉर्मल पैटर्न है। और इसका एक इम्पैक्ट ये भी हम बोलते हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर्स वार्म हो रहे हैं, तो एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का वो राइज कर रहा है, तो जो साइकिल जो ये इरेगुलर पैटर्न जो इसका था वो उस पर भी कुछ इम्पैक्ट है इसका, उसका भी एक ये है क्योंकि एक ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल है, ग्लोबल सर्कुलेशन सिस्टम है जिसमें एनर्जी का आदान प्रदान होता है बिटवीन द लैंड एटमॉस्फेयर और इस तरह से। तो उसमें जब चेंज आ जाती है एवरेज टेम्परेचर्स में, ये जो ओशंस का सरफेस ये वाटर होता है वो वेपराइज हो जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर से फिर एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये मूव करता है। तो ये जो एनर्जी का ये सर्कुलेशन है, इसमें अगर किसी तरह के भी किसी भी एलिमेंट में कोई चेंज आ जाती है तो इसके ग्लोबल रेमिफिकेशंस होते हैं। तो एक रेमिफिकेशन ये भी हो सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये चीज़ है कि भाई जब एल नीनो वहाँ पे होता है तो ये कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा वेट सीजन रहता है, वेट ये रेनफॉल ज़्यादा होती है। और आमतौर पे ये देखा गया है कि हमारे इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ड्राउट कंडीशंस आमतौर पे देखे गए हैं कि जब जब एल नीनो ईयर था, जब जब एल नीनो का इम्पैक्ट था। तो चूंकि इस साल भी एल नीनो का इम्पैक्ट है और ये एल नीनो ईयर करार दिया गया है ऑलरेडी, तो इसमें ये इम्पैक्ट पे है कि उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पड़ा है कि माइल्ड विंटर्स होंगे, और दूसरी बार ड्राई स्पेल्स होंगे, लॉन्गर ड्राई स्पेल्स होंगे, और तीसरी बार जो आपकी जो प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल है वो डिमिनिश करेगा, डिक्रीजिंग स्नोफॉल होगी, कम स्नोफॉल होगी। तो उसका ये इम्पैक्ट है। और हमने आमतौर पर जब हम उसको, तो ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा गया है कि मीन मैक्सिमम और मिनिमम और मीन मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर्स में, मीन मिनिमम और मीन मैक्सिमम टेम्परेचर में राइज देखा गया है। वार्मर क्लाइमेट है। तो उस वार्मर क्लाइमेट का इम्पैक्ट ये भी है कि हमारे कश्मीर में भी कंपैरेटिवली जो चिले कलान में जो हार्श विंटर हमको लगता था तो वो भी ये है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें हम ये तो हमारा जो ये शिशुर वाला, जिसको हम शिशुर बोलते हैं कश्मीर टर्मिनोलॉजी में, और इसको हम देखेंगे कि ये भी प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के वेरिएबल्स पे रखा गया है ये शिशुर। तो फिर साहब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि आने वाला समय जो है फिर ड्राउट लाइक कंडीशंस होती है। हाँ। तो इस वक्त जो है कि अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में जो फार्मर्स है, ज़मींदार भाई है हमारे, और लोग वो डर रहे हैं कि जो हमारे समर्स होंगे, जो मौसम गर्मा होगा, तो क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी कश्मीर? आमतौर पे होता क्या है कि जब ये विंटर्स होते थे तो चिले कलान में जब बर्फबारी होती थी ये लॉन्ग लास्टिंग रहती थी क्योंकि ये अपर रीचेस में अच्छा खासा रहता था, ग्लेशियर्स को, स्नो फील्ड्स को ये रिप्लेनिश करता था। ठीक है, तो ये वाली स्नोफॉल वो होती थी जो हमारे लिए लास्टिंग स्नोफॉल होती थी, और ये धीरे धीरे मेल्ट होती थी, और जो हमारे पेरिनियल रिवर्स हैं, जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें यही मेल्ट वाटर जो ग्लेशियर्स का, स्नो फील्ड्स का आता था, उनसे वो रिचार्ज हो जाता था। जब अब ये कोर विंटर में आपको नहीं पड़ेगा, ये स्नोफॉल नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, ग्लेशियर की मेल्टिंग ये जो होगी वो, और दूसरा जो स्नो फील्ड्स होंगे, स्नो जो रिपलिंग्स नहीं होंगे, तो आपके पास वो मेल्ट ओवर नहीं होगा। वो मेल्ट ओवर नहीं होगा तो आपके जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनमें पानी की कमी होगी। हमने, जैसे कि मैं आपको कश्मीर का हवाला देता हूँ कि दिसंबर में ये किया गया है कि करीबन 79% रेनफॉल डेफिसिट रहा है
या प्रेसिपिटेशन डेफिसिट जो आप फॉल स्नोफॉल की डेफिसिट रही है वो करीबन कश्मीर वैली में करीबन 79% जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के उनके एस्टिमेट्स के हिसाब से है। उसका जो इफेक्ट है वो प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल न होना, मैंने आपको बताया स्नो फील्ड्स हैं, अपर रीच में स्नोफॉल होती थी, वो हमारे स्प्रिंग और समर में वही मेल्ट ओवर, जो मेल्ट हो जाता था वाटर वही आ जाता था और वही हमारे इनके स्ट्रीम्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू और लेक्स में आ जाता था। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जब वो कमी होगी तो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, जो वो एग्रीकल्चर जो हमारा सबसे बड़ा ये सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, उसमें उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और वो इम्पैक्ट जो होगा वो हमारे फार्मर्स पे, जो फार्मर कम्युनिटी है उस पर असर पड़ेगा। जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं जिनको रन करने के लिए पानी की ज़रूरत है, जब वो पानी की कमी होगी तो नेचुरली हमारे डैम्स में, हमारे इनमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में, उनमें जब पानी नहीं होगा तो पानी यू कैन नॉट जनरेट वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो हमारी जो एनर्जी नीड्स को पूरा करता है, तो उनमें भी कमी आ जाएगी। तो ये ऐसे हालात हैं कि ये हो सकते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया ये पहली बार नहीं हुआ है। नेचुरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी चले जो हमारे अभी तक के एस्टिमेट्स हैं 15-20 तारीख तक बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास शायद पहला एस्टिमेट ये था कि 15 तारीख तक शायद ड्राई स्पेल ही रहेगा। तो अभी हाल ही में कुछ 1-2 दिन से उसको थोड़ा वो रिवाइज कर दिया गया, वो बोले शायद 20-25 तक भी शायद ड्राई स्पेल रहे। लेकिन स्टिल ये मेरी ये है कि मतलब ये जो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स होते हैं, वेदर एलिमेंट्स होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, एक डायनामिक कंसेप्ट है। हो सकता है 15 तक रहे, 15 से बाद में यहाँ पे स्नोफॉल होए, और स्नोफॉल होए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई चेंज आ जाए जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में जो वीक ये है तो वो इस तरफ बढ़े, तो उससे बढ़ने की से अगर उनमें वो स्ट्रांग होती हैं तो इस तरफ आती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, तो हमारे जो ये हायर अपर रीचेस हैं, माउंटेन टॉप्स हैं, स्नो फील्ड्स हैं, वो रिचार्ज हो जाएंगे, स्नोफॉल हो जाएंगी। तो वो स्नोफॉल जो हमें फिर स्प्रिंग में और समर में वो मेल्ट होके आती है, तो वो जो पेनिनल रिवर्स में वो फिर हमारे वाटर की जो एडिक्वेट रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएंगी। वो चाहे वो इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हो, या वाटर बॉडीज हमारे लिए एक टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा सरमाया, एक बहुत जरिया है। वो तब होगा जब उसमें वाटर बॉडीज होंगी, वो वाटर उसमें अवेलेबल होगा, स्ट्रीम्स में होगा, चाहे हमारे जो भी हेल्थ रिजर्ट्स हैं वहाँ पानी एक बड़ा अट्रैक्शन होता है। तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से अफसरदा नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये एक नॉर्मल एक प्रोसेस है, फिनोमिनन है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है अननेचुरल। वो अननेचुरल ऐसा कि जिसकी एक वजह यह है कि अगर नेचुरल कॉजेज़ हैं, लेकिन उसके साथ हमारे वो एंथ्रोपोजेनिक जो आदमी के जो उसने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, चाहे अर्बनाइजेशन हुआ, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ना हुआ, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज हमने अपने एटमॉस्फेयर में ये किए, तो उससे जब एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है तो जो हमारे एटमॉस्फेयर का इसका जो एक कैरेक्टर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये उसके रीजंस हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी बनी है कि थोड़ा बहुत लोग घबराए। आपने कहा कि कुछ चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला तक भी होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे आखिर में पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम सुनते हैं एक कोड भी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, आपकी मैसेज लोगों तक क्या जाएगी जिससे हम इस माहौल को बचा सकते हैं, इस ज़मीन को बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसे सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो हम अपने हाथों से तबाह करते हैं। जी, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि एज अ कॉन्शियस सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड, देखिए हर कोई इस अर्थ का, जिसका मदर अर्थ कहते हैं, इस अर्थ के हम लोग हर कोई सिटीज़न है। हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स आवर फेलो सिटीजन्स, यहाँ लोग जो रहते हैं, जो ये हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ स्टेक होल्डर, हर किसी को कॉन्शियस होना चाहिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स फेलो बीइंग्स, टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट।
जब हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन की तरफ, जब हम आग जलाते हैं, जब हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन करते हैं, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और जैसे जंगलात का आपको पता है, जितने जंगल अच्छे ज़्यादा होंगे उतना आपका टेम्परेचर, वो कार्बन सिंक्स के तौर पे, हीट सिंक्स के तौर पे वो ट्रीज जो है, ट्री कवर है, वो काम करता है। जितना हम ट्री कवर को, फॉरेस्ट कवर को ख़त्म करेंगे उतना कार्बन सिंक्स कम हो जाएंगे, तो वो कार्बन जो ग्रीन हाउस गैस है, जो बाकी ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहेंगे। जब वो एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो उसका मतलब है कि वो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जो जो रेडिएशन सन से आती है, उनको ट्रैप करेंगे, या जो ग्रीन हाउस गैसेस है उन ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप करेंगे। जब वो ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रैप करेंगे तो उनकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो हमें ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी, इवन कश्मीर में या बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, हमें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें अपने माहौल को किस तरह से कंजर्व करना चाहिए, हमें अपने माहौल के साथ किस तरह का एक रिलेशनशिप रखना चाहिए, ताकि हम उस पर मुज़र असरात जो हो उस पर, उन पर इफेक्ट ना हो, एनवायरनमेंट पे इफेक्ट ना हो। एनवायरनमेंट के साथ हम उस तरह से चले कि वो एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, जहाँ हम प्रोग्रेस भी करें, डेवलपमेंट भी करें, लेकिन इस तरह से करें कि हम अपने रिसोर्सेज का जुडिशियस यूटिलाइजेशन करें, उनका तरीके से इस्तेमाल करें, अपने पोल्यूशन को जितना कम से कम कर सके। वो एक्टिविटीज़ जिनसे पोल्यूशन बढ़ता है, उन एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करें, उनको लिमिट करें, जितना कम से कम हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर सके वो करें। तो वो जितना हम वो करेंगे तो उतना हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर है। जो हमारी प्रोजेक्ट, जो हमारे बाद जो जनरेशन आने वाले हैं, उनके लिए भी हमें कुछ सोचना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए सोचना। तो हमें जंगल्स को प्रिजर्व करना है, वाटर बॉडीज़ को साफ रखना है, उनकी तरफ ध्यान देना है, उन एक्टिविटीज़ को नहीं करना है जिनसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़े, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो। इन सारों पे हमें देखना है कि किस तरीके से, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्या रोल होना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन, या इवन अपनी इस वैली का सिटीजन हो कि हमारा क्या रोल होना चाहिए। तो हम जंगल काटते हैं, हम उनका इस तरह से जंगल ये हो रही है, वाटर बॉडी उसको पोल्यूट करते हैं, सीवेज प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है तो सीवेज डाल देते हैं, कहीं पे भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और उसका इतना इस्तेमाल करते हैं, वो एक कंट्रीब्यूटर है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें अंडरस्टैंड करना है, एक अवेयरनेस लेवल बढ़ाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, सोसाइटी की है, इंडिविजुअल्स की है, ग्रुप्स की है, सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें सिर्फ ये नहीं लेना है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि गवर्नमेंट किन की है, वो मतलब देश, हम ही तो गवर्नमेंट है। वी आर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सो इफ वी आर लिविंग इन दैट सिस्टम, तो उस सिस्टम में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडरस्टैंड करनी है। हमें ये भी रखना है कि अगर गवर्नमेंट का ये रोल है तो एज अ सिटीजन मेरा क्या रोल है, एज अ कॉमन मैन मेरा क्या रोल है, मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूं अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में, कौन सा मेरा किस तरह का रोल रहना चाहिए। अपनी फैमिली से हमें स्टार्ट करना है, अपने आप से, अपनी फैमिलीज से, अपनी मोहल्ला से, कम्युनिटी से, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है, तो ताकि हम हमारा जो क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बताऊंगा कि जितना हमारा माहौल साफ सुथरा रहेगा, उतना हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए ये वैली खूबसूरत रहेगी। जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। आपने इस मौजू पर काफ़ी अच्छी बातें कही। जी नाजरीन, ये हमारे साथ है डॉक्टर परवेज साहब, जिन्होंने इस मौजू के हवाले से काफ़ी अच्छी बातें कही, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इन बातों का ख्याल रखेंगे, अपना जो माहौल है वह आलूदा न करे, क्योंकि ये हमारा सरमाया है। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।